नमस्कार। देखिए, अपने साथ हुई किसी भी तरह की यौन हिंसा के बारे में बात करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। और ये मुश्किल तब और भी बढ़ जाती है जब सामने वाला मुल्जिम कोई ऐसा मर्द हो जिसके पास हर तरह की ताकत हो। तो आज हम जेफरी एप्स्टीन केस को एक उदाहरण की तरह देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये पावर, एब्यूज और आवाज उठाने की हिम्मत, ये सब आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। आज की हमारी ये पूरी चर्चा 5 हिस्सों में बंटी होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ताकत के खिलाफ अक्सर खामोशी क्यों रहती है। फिर एप्स्टीन केस पर एक नज़र डालेंगे। उसके बाद जानेंगे कि कैसे कुछ आवाज़ों ने ये चुप्पी तोड़ी। फिर समझेंगे कि इस पूरे खेल में मददगारों का जाल कैसे काम करता था। और आखिर में इंसाफ के लिए जो लड़ाई अब भी जारी है उस पर बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, ताकत के खिलाफ खामोशी। और ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें लगभग हर समाज में देखने को मिलती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ताकतवर लोगों के खिलाफ बोलना इतना मुश्किल होता क्यों है। सोचिए, जब किसी अपराधी के पास पैसा हो, बहुत रसूख हो या कोई बड़ा पद हो, तो उसके खिलाफ यौन हिंसा की बात करना कितना कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। और देखिए, जो लोग हिम्मत जुटाकर बोलते भी हैं ना, तो उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। उनकी नीयत पर, उनके कैरेक्टर पर, हर चीज पर सवाल उठते हैं। अगर बताने में जरा भी देर हो गई तो बस उसी बात पर शक किया जाने लगता है। और ताकत देखिए कई तरह की होती है। पैसा है, रसूख है, कोई बड़ा पद है, और अक्सर ताकतवर मर्द इन्हीं चीजों का इस्तेमाल बिना किसी डर के यौन शोषण के लिए करते हैं। चलिए अब सीधे अपने आज के केस पर आते हैं, जेफरी एप्स्टीन का मामला। आइए इस पर एक नजर डालते हैं। तो इस केस की कहानी शुरू होती है साल 2005 में। तब एक 14 साल की लड़की के पेरेंट्स ने एप्स्टीन पर यौन हिंसा का पहला आरोप लगाया था। फिर 2008 में उसे यौन अपराधों का दोषी तो ठहराया गया, लेकिन सजा मिली सिर्फ 18 महीने की, जो कि बहुत ही हल्की थी। और फिर सालों बाद 2019 में जाकर उसे सेक्स ट्रैफिकिंग के संगीन इल्जामों में दोबारा गिरफ्तार किया गया। 2008 की वो जो हल्की सी सजा थी ना, वो असल में एक बहुत ही विवादास्पद डील का नतीजा थी। इस डील ने जांच का दायरा इतना छोटा कर दिया कि पुलिस ना तो दूसरी पीड़िताओं को ढूंढ सकती थी और ना ही एप्स्टीन के साथियों तक पहुंच सकती थी। और सबसे खराब बात यह थी कि इस पूरी डील की शर्तों को पीड़ितों से छिपाकर रखा गया। मतलब उससे तो जेल से दिन में 12-12 घंटे काम के लिए बाहर जाने की इजाजत भी मिल गई थी। तो यह साफ दिखता है, एप्स्टीन केस एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे पावरफुल लोग पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अपने फायदे के लिए मोड़ सकते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि पूरा सिस्टम ही उन्हें बचाने में जुट जाता है। लेकिन कहानी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। इसमें एक मोड़ आया। तो चलिए अपने अगले हिस्से में देखते हैं कि वो कौन सी आवाजें थीं जिन्होंने इस गहरी चुप्पी को तोड़ा। इस केस में कहानी ने करवट तब ली जब मियामी हेराल्ड की एक खोजी पत्रकार जूली के ब्राउन और उनकी टीम ने मामले की तह तक जाने की ठानी। उनकी रिपोर्टिंग ने इस केस को दोबारा सबकी नजरों में ला दिया। उनकी पड़ताल से पता चला कि एप्स्टीन के इस पूरे अब्यूज नेटवर्क की लगभग 80 सर्वाइवर्स थीं जिनकी पहचान पत्रकार कर पाए थे। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। इन 80 में से जब करीब 60 सर्वाइवर से बात की गई तो पता है क्या हुआ? सिर्फ चार औरतें ही अपने नाम के साथ ऑन रिकॉर्ड बात करने के लिए तैयार हुई। ये जो इतना बड़ा गैप है ना, ये साफ दिखाता है कि ताकतवर लोगों के खिलाफ आवाज उठाना असल में कितना मुश्किल है। ज्यादातर सर्वाइवर्स इसलिए आगे नहीं आ रही थीं क्योंकि उन्हें अपने साथ हुई घटना को लेकर एक तरह की शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। और साथ ही उनके मन में कहीं ना कहीं ये बैठ गया था कि एप्स्टीन जैसे ताकतवर आदमी का भला कोई क्या बिगाड़ लेगा। अच्छा, तो अब कहानी को थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं। ये सिर्फ एक आदमी का काम नहीं था। चलिए उस पूरे सिस्टम और नेटवर्क को समझते हैं जिसने एप्स्टीन के इन अपराधों को होने दिया। देखिए, इस तरह के दुर्व्यवहार की जड़ में होती है पितृसत्ता वाली सोच। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां मर्दों को औरतों से ऊपर माना जाता है। उन्हें बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता। औरतों को बस एक वस्तु की तरह देखा जाता है जो मर्दों की सेवा और इस्तेमाल के लिए बनी है। और एप्स्टीन और उसकी जो मंडली थी वो इसी सोच का पर्दाफाश करती है। उसके दोस्तों की लिस्ट में कौन नहीं था? बड़े बड़े प्रोफेसर्स, कलाकार, बिजनेसमैन, कंप्यूटर की दुनिया के दिग्गज और पॉलिटिशियन, सबके सब शामिल थे। इससे पता चलता है कि उसका असर और उसकी पहुंच कितनी दूर तक थी। लेकिन इस जाल में सिर्फ मर्द ही नहीं थे, कुछ औरतें भी थीं, जैसे गिलेन मैक्सवेल, जिन्होंने इसमें एक अहम भूमिका निभाई। वो कम उम्र की लड़कियों को तैयार करती थीं, उन्हें बहला फुसलाकर इस जाल में फंसाती थीं।
एक सर्वाइवर ने तो यहां तक कहा कि एक औरत होकर किसी दूसरी औरत से मिला धोखा उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देता था। एक और कड़वी सच्चाई भी है कि जो मर्द खुद को बहुत प्रोग्रेसिव या प्रगतिशील दिखाते हैं उन पर भी यकीन करना मुश्किल हो जाता है। एप्स्टीन की फाइलों से ये बात सामने आई कि वो दुनिया के कुछ सबसे तेज दिमाग वाले लोगों से सलाह ले रहा था कि मीडिया में आ रही खबरों से कैसे निपटना है। इस बात ने लोगों का भरोसा बुरी तरह तोड़ा है। चलिए अब हम आखिरी हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे सर्वाइवर्स ने अब खुद इस अधूरी लड़ाई को अपने हाथों में ले लिया है और इसे आगे बढ़ा रही हैं। आज ये सर्वाइवर्स चुप नहीं हैं। वो अब खुद को पीड़ित नहीं मानती बल्कि एक योद्धा की तरह लड़ रही हैं और जवाबदेही की मांग कर रही हैं। वे अपनी बात सीधे अमेरिकी संसद तक लेकर जा रही हैं और जोर देकर कह रही हैं कि ताकतवर लोगों को बचाना बंद किया जाए। एक सर्वाइवर हैं लिजा फिलिप्स। उनका ये कहना असल इंसाफ का मतलब समझाता है। वो कहती हैं, मेरे लिए इंसाफ का मतलब सिर्फ सजा नहीं है बल्कि इस पूरे सेक्स ट्रैफिकिंग रिंग का पर्दाफाश करना है ताकि ये लोग आगे किसी और को नुकसान न पहुंचा सकें। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब सिस्टम के अंदर बैठे ताकतवर लोग ही एक दूसरे को बचाने पर तुल जाएं, तो फिर इंसाफ मिलेगा कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।